हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके सामान्य विज्ञान के हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। यहाँ पर आप खासतौर पर दोस्तों भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो बहुतायत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आराम से आप वीडियो को देखें शुरू से लेकर आखिर तक, और सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप तैयार करें। यहाँ पर देखिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको एक ऐसी तकनीक बतानी है जिसके द्वारा नरम ऊतक जैसे मांसपेशी या स्नायु आदि का चित्रण किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऐसी वैज्ञानिक तकनीक कौन सी वाली है दोस्तों, जिसके द्वारा जो आपके नरम ऊतक होते हैं, अर्थात आपका मांसपेशी हो गई या स्नायु हो गया, तो इस प्रकार से जो आपके नरम ऊतक होते हैं दोस्तों, उनका आप चित्रण कर सकते हैं। यह आपका एक्सरे होगा या MRI होगा या फिर ECG होगा या फिर अल्ट्रासाउंड होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा MRI दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। MRI में दोस्तों इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो इसके द्वारा दोस्तों आप मांसपेशियों का चित्रण आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों आपका दिमाग जो होता है, दिमाग का भी ये दोस्तों चित्रण कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है थोड़ा सा, तो ये MRI होता है दोस्तों। और वैसे देखिए, एक्सरे का कहाँ पर होता है। एक्सरे का दोस्तों आपको पता होगा, इसका प्रयोग हम करते हैं जहाँ पर मान लीजिए आपका हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, या फिर दोस्तों हड्डी विस्थापित हो गई, या फिर दोस्तों आपका रिकेट्स रोग होता है एक, जो कि आपको पता होगा विटामिन D की कमी से होता है दोस्तों बच्चों में। तो उसको देखने के लिए भी, जिसमें हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, तो उसको देखने के लिए भी दोस्तों आपका एक्सरे का इस्तेमाल होता है। और वैसे ही दोस्तों जो आपका ECG होता है, ECG का मतलब दोस्तों आपका इकोकार्डियोग्राफी, अर्थात इसमें हृदय के दोस्तों संबंधित रोगों का पता लगाया जाता है। इसमें दोस्तों अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। और वैसे ही दोस्तों जो आपका अल्ट्रासाउंड है, ये तो आपको यहाँ पर देखिए, ये भी आपका एक प्रकार से जो आपके मसल हैं दोस्तों, मान लीजिए आपका पेट है, तो उसमें आते हैं, तो उनको देखने के लिए दोस्तों खासतौर पे अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। अल्ट्रासाउंड का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, अल्ट्रासाउंड मतलब आपका जो पराश्रव्य ध्वनि होती है। इसमें दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि जो कि दोस्तों आपकी 20,000 के ऊपर की हर्ट्ज की रेंज की होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पल्स पोलियो का टीका किस आयु में पहली बार लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका पल्स पोलियो का टीका है दोस्तों, आपको पता होगा बच्चों को दिया जाता है। तो पहली मर्तबा जब लगाया जाता है तो कितनी उम्र में पहली बार लगाया जाता है, आपको पूछा गया है। 1 वर्ष में या 2 वर्ष में या 5 वर्ष में या फिर 2 माह में। ये दोस्तों आपका प्रथम बार जब दिया जाता है 2 माह में दिया जाता है। पैदा होने के बाद 2 माह में दोस्तों दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका D वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों मान लीजिए आपको पूछा गया हो, बहुत बार आता है कि आपका BCG का टीका कब लगाया जाता है। तो ये दोस्तों पैदा होने के बाद में लगभग आपका 1 से 2 दोस्तों आपका 2 हफ्तों के बीच में लगाना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तपेदिक अर्थात दोस्तों आप इसे TB भी बोलते हैं। तो TB के टीके का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कुछ बीमारियाँ हैं जिनके टीके बने हैं दोस्तों, अर्थात जिनके इंजेक्शन बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको तपेदिक का बताना है कौन सा वाला होगा, BCG होगा या DDT होगा या OPV होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए हो जाएगा BCG दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, BCG आपका सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आपको पूछा जाए पोलियो का, तो पोलियो का दोस्तों आपका OPV होता है। बार बार पोलियो का भी आता है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक गिलास लगभग 200 ml पानी है, उसमें 1 चम्मच शक्कर तथा 1 चुटकी नमक डालने पर क्या बनता है। ये आपका क्या बनेगा दोस्तों, ORS बनेगा या एक्वारेजिया बनेगा या ग्लूकोज बनेगा या फिर कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप 1 गिलास पानी है, इसमें दोस्तों आप शक्कर मिलाएंगे अर्थात चीनी मिलाएंगे, और प्लस आप दोस्तों थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा दोस्तों आपका ORS आपको पता होगा दोस्तों, ये ऊर्जा देता है, एक प्रकार का द्रव है दोस्तों, लिक्विड है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय मतलब दोस्तों आपका जो आपका सेमी मैग्नेट है दोस्तों, जो आपका चुंबकत्व, जो दोस्तों आपका एक प्रकार से जो आपका लौह चुंबक होता है और एक आपका प्रतिचुंबक होता है, उसके बीच में आता है दोस्तों आपका अनुचुंबक। अनुचुंबक जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा आकर्षित होता है। मान लीजिए आपने कोई यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ रखा, मैग्नेट को रखा दोस्तों इसके सामने, तो ये थोड़ा सा हल्का दोस्तों आकर्षित होगा, अर्थात बहुत ही वीकली दोस्तों इसकी ओर अट्रैक्ट होता है, तो इसे आप बोलते हैं अनुचुंबक। और वैसे ही दोस्तों यदि आप लौह चुंबक की बात करें, तो लौह चुंबक को यदि आप रखेंगे दोस्तों, तो ये क्या होगा, मैग्नेट के पास में आप रखेंगे तो ये तीव्रता से दोस्तों आकर्षित होता है। और वैसे ही जो आपका प्रतिचुंबक होता है, वो दोस्तों यहाँ पर रखने पर क्या होता है, ये इससे दूर हटता है।
तो देखिए 3 प्रकार के मैग्नेट होते हैं, बार बार इनके आधार पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो तीनों को दोस्तों आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनमें एग्जाम्पल आपको बताना अनुचुंबक का कौन सा वाला होगा, क्रोमियम होगा या एल्यूमिनियम होगा या आयरन होगा या कोबाल्ट होगा। ये दोस्तों आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। वैसे यदि आप क्रोमियम की बात करें दोस्तों, क्रोमियम एक प्रतिचुंबक होता है, जो आपका क्रोमियम है दोस्तों प्रतिचुंबक है, और आयरन और कोबाल्ट दोस्तों लौह चुंबक होते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चुंबक की प्रेरण का एसआई मात्रक आपको बताना है। ये आपका वेबर होगा या टेस्ला होगा या एम्पियर गुणा मीटर का स्क्वायर होगा या एम्पियर बट्टे मीटर होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा टेस्ला दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर टेस्ला होता है दोस्तों 3 तरह से पूछा जाता है। एक आपका चुंबकीय प्रेरण का मात्रक यहाँ पर आपने देखा, तो इसमें दोस्तों आप टेस्ला कर देंगे। और वैसे ही दोस्तों इसको लिख के आता है चुंबकीय क्षेत्र। यदि आपको चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो भी दोस्तों आप कहेंगे टेस्ला मात्रक होता है। और वैसे ही दोस्तों यदि आपको पूछा जाए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, आप याद रखेंगे चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी यदि आपका आता है दोस्तों, तो इसका मात्रक भी आपका टेस्ला होता है। तो तीनों को दोस्तों अलग अलग कहने का तरीका है, लेकिन बात एक ही है, तो इन तीनों का ही दोस्तों मात्रक क्या होगा, टेस्ला होगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आप वेबर की बात करें तो वेबर किसका होता है दोस्तों, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स का होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है दोस्तों, बार बार आता है आपका वेबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एन फेरों वाली कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल को पहले आपको समझना है। यहाँ पर देखिए पहले आप फैराडे के नियम को समझेंगे दोस्तों। मान लीजिए कोई एन कुंडली वाली कोई दोस्तों यहाँ पर आपने कुंडली ली एन फेरों वाली, इसमें एन फेरे हैं। अब यहाँ पर देखिए फैराडे के नियम के अनुसार क्या होता है, जब मान लीजिए आपने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो इसमें दोस्तों एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि आप चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तन कर दें दोस्तों, बार बार बदलें, मान लीजिए आपने एसी डाला तो उसमें बदलती रहती है, तो उससे दोस्तों क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे आप बोलते हैं EMF। तो इसमें दोस्तों इसका मान क्या होता है आपको बताना होता है। तो फैराडे के नियम के अनुसार दोस्तों होता है -d∅/dt, अर्थात दोस्तों फ्लक्स में टाइम के साथ में परिवर्तन। जो यहाँ पर आपका फाई है ये आपका फ्लक्स होता है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए कुंडली में n फेरे हैं दोस्तों, ये आपका एक फेरे के लिए है, तो वहाँ पर आप n से गुणा कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, -n/d∅/dt। यहाँ पर देखिए जो आपका माइनस होता है दोस्तों क्या दिखाता है, माइनस यहाँ पर देखिए जो आपका विद्युत वाहक बल है और इसमें बहने वाली धारा है, दोनों क्या होते हैं दोस्तों, विपरीत दिशा में होते हैं, तो इसीलिए माइनस का साइन आपने लगा रखा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए चुंबकीय संबंधी गाउस का नियम दिखाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको 4 इक्वेशनें दी हैं, इनमें से कौन सा वाला चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम दिखाता है। गाउस के दोस्तों आपको पता होगा 2 नियम है दोस्तों, एक आपका चुंबकत्व संबंधी, एक आपका दोस्तों धारा संबंधी। तो यहाँ पर आपको चुंबकत्व संबंधी पूछा गया है, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ EDA = Q/ε0, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ BDA = 0, या इंटीग्रेशन ऑफ E.dl = -d∅/dt, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ B.dl = μ0 IC + ID d∅/dt। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके इंटीग्रेशन को क्लोज किया है, इसका मतलब है दोस्तों बंद परिपथ। तो EDA का मतलब है दोस्तों यहाँ पर आपका वैद्युत क्षेत्र को दिखाता है। EDA का मतलब है जो बंद परिपथ से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र होता है दोस्तों, वो आपका Q/ε0 होता है। तो ये दोस्तों वैद्युत जो गाउस का है दोस्तों, ये नियम आपका वैद्युत धारा के लिए होता है। वैसे ही दोस्तों यदि आप गाउस का नियम चुंबकीय के लिए देखें दोस्तों, अर्थात यहाँ पर आप BDA करें, अर्थात दोस्तों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र आ गया, तो ये दोस्तों आपका 0 होता है बंद परिपथ से। तो आप याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और तीसरा वाला जो दिखाता है दोस्तों -d∅/dt, अभी आपको बताया हमने, ये आपका फैराडे का नियम दिखाता है। और वैसे जो आपका चौथा वाला है, यहाँ पर आपका μ0 IC + ID d∅/dt, ये दोस्तों आपका एम्पियर और मैक्सवेल का संयुक्त नियम है दोस्तों। जहाँ पर आपका देखिए एम्पियर ने जो लॉ दिया था दोस्तों, क्या दिया था, जो बंद परिपथ से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र होता है उसके द्वारा जो उत्पन्न धारा होती है उसका मान होता है आपका μ0 I। लेकिन बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए मैक्सवेल ने बताया था कि मान लीजिए आपने चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया तो उससे दोस्तों एक धारा और बहती है, जिसे आप बोलते हैं ID d∅/dt, अर्थात दोस्तों एक प्रकार से इसे आप कहेंगे, इसे आप दोस्तों विस्थापन धारा बोलते हैं। तो ये दोस्तों आपकी बहती है, तो आप दोनों को जोड़ेंगे, जो कुल धारा बहेगी वो आपकी μ0 I + ID d∅/dt होती है। तो ये दोस्तों आपका एम्पियर मैक्सवेल कहलाता है। तो ये चारों इक्वेशन दोस्तों एक प्रकार से देखिए मैक्सवेल की गणितीय रूप में दोस्तों इक्वेशनें कहलाती हैं। ये बार बार क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखेंगे चारों को दोस्तों, चारों के चारों बार बार पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
निम्न में से कौन एक सदिश राशि अर्थात एक वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों? बल होगा, चाल होगा, ऊर्जा होगा, तापमान होगा। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका फोर्स। F बराबर ma दोस्तों क्या है? एक क्या है दोस्तों? वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है। और यहाँ पर देखिए ऊर्जा है, तापमान है या फिर चाल है, सारी की सारी दोस्तों अदिश राशियाँ होती हैं। सदिश का मतलब आपको पता होगा दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी होती है। राशियाँ दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, भौतिक राशियाँ। एक होती है दोस्तों आपकी वेक्टर और एक आपकी होती है स्केलर। वेक्टर का मतलब होता है दोस्तों इसमें प्रमाण मतलब आपका जो भी मान लीजिए आपका दूरी है या फिर जो भी है दोस्तों प्रमाण आपका, और उसके बाद में दिशा, दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आप स्केलर की बात करते हैं तो केवल आपको प्रमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? वेग प्राप्त होगा, त्वरण प्राप्त होगा, या द्रव्यमान या कोणीय वेग। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका संवेग होता है, संवेग मतलब आपका मोमेंटम। मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m है और ये दोस्तों v वेलोसिटी से चलता है, तो इसका देखिए वेलोसिटी आपकी v हो गई, अर्थात वेग आपका v हो गया। तो यदि आप संवेग निकालेंगे दोस्तों तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है, और बट्टे दोस्तों आप वेग करेंगे तो वेग से वेग कट जाएगा तो आपको द्रव्यमान मिलेगा। तो यहाँ पर आप कह देंगे द्रव्यमान आपको प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक दोस्तों एक यंत्र होता है, इससे क्या मापा जाता है आपको बताना है। जल की मात्रा मापेंगे या जल का बहाव या श्यानता को या पृष्ठ तनाव को। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप मापते हैं जल का बहाव दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों श्यानता पूछा जाता है आपको बार बार। श्यानता का मात्रक दोस्तों आपका पॉइजले होता है, ये आपका पॉइजल भी लिख के आता है, पॉइजले भी लिख के आता है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। और वैसे पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है दोस्तों? टी बराबर होता है आपका F/L, और बराबर दोस्तों आपका हो गया N/मीटर। तो ये भी दोस्तों बार बार पूछा जाता है, तो आप इनको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए या फिर निकालने के लिए कौन सा वाला बल कार्य करता है? आपने देखा होगा दोस्तों यदि आप दूध से क्रीम को निकालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से आप एक ऐसा यंत्र लेते हैं जो कि दोस्तों उसे फीडता है। तो फीडता है तो दोस्तों क्रीम बाहर को निकलती है। तो एक प्रकार से केंद्र से दोस्तों बाहर की ओर लगने वाला ये बल होता है। ये क्या होगा दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल होगा, या गुरुत्वाकर्षण बल होगा, या घर्षण बल होगा, या फिर अपकेंद्रीय बल होगा। ये दोस्तों आपका होता है अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। आपको बता दिया हमने दोस्तों ये आपका सेंटर से लेके बाहर की ओर लगता है। और जैसा कि दोस्तों यदि आप पहले वाले को देखें जो कि बहुत कॉमन दिखते हैं देखने में, ये दोस्तों बिल्कुल अपोजिट होता है। जो आपका अभिकेंद्र बल होता है दोस्तों ये आपका केंद्र की ओर लगता है, सेंटर की ओर लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, यदि आप नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों को देखें दोस्तों, तो इनमें क्या लगता है दोस्तों? अभिकेंद्र बल लगता है। कोई भी आपका सर्कुलर मोशन है वहाँ पर दोस्तों आपका अभिकेंद्र बल ही लगता है। इसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और वैसे गुरुत्वाकर्षण बल तो आपको कॉमन पता होगा दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला जो आपका बल होता है। और वैसे घर्षण बल दोस्तों जब आप दो पदार्थों को लें और आपस में उनको जब आप गति कराएं या फिर एक को गति कराएं दूसरे के सापेक्ष में, तो जो विरोध होता है दोस्तों बीचों में, वही आपका घर्षण अर्थात फ्रिक्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? अर्थात दोस्तों यदि आप वस्तु की मात्रा को अर्थात क्वांटिटी को बदल दें तो उसमें दोस्तों कौन सा वाली चीज़ अनचेंज रहेगी अर्थात नहीं बदलेगी? यह आयतन होगा, या घनत्व होगा, या द्रव्यमान होगा, या भार होगा। दोस्तों देखिए जो इनमें से एक राशि होती है घनत्व दोस्तों, अर्थात आप डेंसिटी बोलते हैं इसे, ये दोस्तों कभी भी मात्रा पर डिपेंड नहीं करती। अर्थात आप मात्रा को बढ़ा दें घटा दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोस्तों यहाँ पर डिपेंड करती है जो आपके कण होते हैं इनमें वो कितने पास हैं या फिर कितने दूर हैं। मान लीजिए आपने दबाव बढ़ा दिया तो दाब बढ़ाने पर दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर डेंसिटी पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यदि आपने इसकी मात्रा को बढ़ा दिया घटा दिया तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, घनत्व। और वैसे ही दोस्तों आयतन आपको पता है, आयतन मतलब आपका घनत्व का विलोम होता है। द्रव्यमान मतलब आपका दोस्तों जो द्रव्यों के कारण दोस्तों आपका जो एक प्रकार से वजन होता है। और भार आपको पता है mg होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन की गति का कौन सा वाला नियम आधारित है? दोस्तों किस पर आधारित है? दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप जल में तैरते हैं, कोई भी व्यक्ति तैरता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वो हाथों के द्वारा या फिर पैरों के द्वारा या फिर जो भी साधन हो तैरने के लिए उसके द्वारा दोस्तों जल को हटाता है। तो उससे हटाएगा तो जल भी दोस्तों क्या करता है, उस पर बल लगाता है, तो उससे दोस्तों क्या होता है, वो तैर पाता है। तो ये दोस्तों एक प्रकार से न्यूटन की गति का तृतीय नियम हो गया दोस्तों, अर्थात आप कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। इसी के दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसा कि आपका होता है रॉकेट का ऊपर को उड़ना, या फिर आपका ज़मीन पर चलना, या फिर नाव से उतरते वक्त दोस्तों नाव का पीछे की ओर धक्का लगना। तो ये सारे के सारे आपके तृतीय नियम के एग्जाम्पल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एंगस्ट्रॉम अर्थात A0 से आप रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों क्या मापता है?
एंगस्ट्रॉम दोस्तों आवर्तकाल को मापेगा या आवृत्ति को मापेगा या तरंग दैर्ध्य को मापेगा या फिर वेग को। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए तरंग दैर्ध्य को मापता है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अर्थात दोस्तों वेव लेंथ को मापता है। वेव लेंथ मतलब इसे आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोस्तों क्या होती है, मान लीजिए कोई वेव है इस प्रकार की, कोई साइन वेव आपने ली, तो इसमें दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये दोस्तों एक प्रकार से लैम्डा कहलाती है। अर्थात दोस्तों लैम्डा एक प्रकार से क्या है, एक दूरी है दोस्तों। तो दूरी को मापने के लिए आप क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम का यूज़ करते हैं। तो ये दोस्तों खासतौर पर तरंग दैर्ध्य को ही मापता है। और वैसे ही दोस्तों यदि आप बात करें आवर्तकाल की, तो आवर्तकाल एक समय है दोस्तों, टाइम है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में लगता है दोस्तों एक वेव को। तो ये दोस्तों यहाँ पर होता है टी, समय मतलब आपका सेकंड मात्रक होता है। और वैसे आवृत्ति की बात करें दोस्तों, आवृत्ति होती है जितने भी चक्कर दोस्तों एक आवर्तकाल में लगते हैं वो आपकी आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आवृत्ति जो है ये संख्या एक प्रकार से, तो इसका मात्रक होता है दोस्तों आपका हर्ज होता है, HZ आप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और वैसे दोस्तों वेग तो आपको पता होगा मीटर प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कांच की बीकर में रखा गया पारा डैश पृष्ठ क्षेत्र बनाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपने एक कांच की बीकर ली इस प्रकार से कोई भी, इसमें दोस्तों आपने पारे को रखा। यदि आप पारे को भर दें दोस्तों तो कैसा बनेगा शेप, ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा दोस्तों आपको पता होगा, पारे का जो घनत्व होता है दोस्तों, पारे का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, देखिए दो प्रकार के बल लगते हैं। एक दोस्तों आपके आसंजक कहलाते हैं, एक आपके ससंजक कहलाते हैं। जो आपके समान पदार्थों के बीच में लगेंगे दोस्तों वो आपके ससंजक कहलाते हैं। मान लीजिए आपका जल का जल के द्वारा बल लगना है, फिर आपका कांच का कांच में बल लगना है, फिर पारे का पारे में बल लगना, तो ये दोस्तों एक प्रकार से ससंजक हो गए। लेकिन जब आपके दोस्तों आसंजक जो होते हैं वो आपके विपरीत होते हैं, अर्थात कांच का मान लीजिए पारे में जो बल लगेगा वो आपका दोस्तों आसंजक होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों जो आपका ससंजक बल का मान होता है वो आपका आसंजक की तुलना में ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, पारा ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। तो आप याद रखेंगे बार बार आपको आसंजक और ससंजक पूछा जाता है दोस्तों। तो ये ऊपर को बढ़ेगा, तो बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, ये एक प्रकार से उत्तल दर्पण की तरह दिखेगा दोस्तों। ऊपर यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर है कॉन्वेक्स की तरह दिखेगा, उभरा हुआ भाग, तो आप कह देंगे उत्तल को बनाता है। और वैसे ही दोस्तों मान लीजिए आपने कोई अन्य द्रव को रखा है जो कि कम घनत्व वाला है दोस्तों कांच की तुलना में, तो वो दोस्तों इस प्रकार से शेप बनाएगा, अर्थात एक प्रकार से अवतल का शेप बनाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका गलनांक है आपको पता होगा, जिस ताप पे दोस्तों जो बर्फ़ है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी वो गलनांक होता है। और बर्फ़ का दोस्तों आपको पता होगा गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री होता है दोस्तों सेंटीग्रेड में। अब यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया मान लीजिए आपने दाब बढ़ाया तो उससे क्या होगा, गलनांक बढ़ेगा घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए हमेशा जब आप दाब बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, आप इमेजिन कीजिए दाब बढ़ाएंगे दोस्तों, कण क्या होंगे, पास आएंगे दोस्तों, इसका घनत्व बढ़ेगा। और घनत्व बढ़ेगा दोस्तों तो यहाँ पर कभी भी जो गलनांक है वो आपका दोस्तों घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।